So basically, when we are talking about बायोकेमिकल एनालिसिस, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, हमने फर्दर जो है वो लास्ट अपने लेक्चर में किया था इस टेबल को। इसमें से मैंने आपसे कहा था कि इसमें केयरफुली आप सबने ये चीजें जो है वो नोट डाउन करनी है, जो इनकी रेफरेंस रेंज है, बिकॉज ये रेफरेंस रेंज आप लोगों को आनी चाहिए कि नॉर्मल रेफरेंस रेंज क्या है फॉर ऑल द इम्पोर्टेंट लैब वैल्यूज जो हमें चाहिए पेशेंट का एनालिसिस करने के लिए, उसका स्टेटस फाइंड आउट करने के लिए। उसमें सबसे पहले है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। ये वाला हमने कर लिया था ना टेबल? यस मैम। ठीक है, तो इसकी आपने सारी लैब वैल्यूज को याद करना है, इस टेबल की इनकी सिग्निफिकेंस को आपने याद करना है कि कौन सी लैब वैल्यू आपको किस पर्पस के लिए चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब हमने करना था यूरिन टेस्ट करना था, ये वाला नहीं किया था। सो यूरिन एनालिसिस, यूरिन टेस्ट में हमारे पास क्या क्या, कंप्लीट यूरिन टेस्ट जो होता है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं जिनको हमने नोटिस करना होता है और उनकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है। यानी कि अगर आपकी पीएच वैल्यू ज्यादा है या कम है तो वो क्या इंडिकेट कर रही है, अगर आपके यूरिन में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं तो वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्लस प्लस लिखा होता है ना, आपने कभी देखा है यूरिन रिपोर्ट, देखिए कभी किसी की, आपके घर में कभी किसी ने टेस्ट करवाया हो, यूरिन रिपोर्ट देखी है आप लोगों ने? आप लोगों नो मैम, मैंने तो नहीं देखी कभी। है, आपकी फील्ड से रिलेटेड है, आप लोग इस चीज पे इंटरेस्ट लिया करें कि आप ही घर में अगर कोई पेशेंट है, कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई किडनी पेशेंट है, नॉर्मल स्क्रीनिंग तो हर कोई करवाता है ना। ठीक है, स्क्रीनिंग क्या होती है, अभी हमने बात की थी स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग क्या है, टू फाइंड आउट कि इज देयर एनी प्रॉब्लम और नॉट। तो स्क्रीनिंग तो करवाते हैं ना, जैसे हम अपनी बीएसआर भी चेक करवाते हैं, ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग करवाते हैं, फिर अपनी लैब वैल्यूज की स्क्रीनिंग करवाते हैं, एवरी 6 मंथ करवाते हैं, कुछ लोग साल बाद करवाते हैं। रिकमेंडेड तो एवरी 6 मंथ होती है, लेकिन कुछ लोग नहीं बॉदर करते हैं और वो नहीं करवाते हैं। तो जो जिनके घरों में भी कोई पेशेंट है या कोई है जिनको कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और उनकी कोई पुरानी लैब वैल्यूज पड़ी हैं, तो उनको खोल कर देखें, उससे आपको आइडिया होगा कि किस तरह की जो इनकी इंटरप्रिटेशन होती है, किस तरह से होती है लैब रिजल्ट्स। ठीक है, अगर अभी हम विजुअली जो है लेक्चर ले रहे होते तो मैं आपको जरूर फाइल्स खोल के सारी रिपोर्ट्स दिखाती जिससे आपको हेल्प आउट होती, लेकिन इंशाल्लाह वो भी हम जल्दी करेंगे अपनी फिजिकल क्लासेस में। लेकिन अभी के लिए ये है कि हम इसको कोर्स को एक दफ़ा वाइंड अप कर लेते हैं, फिर जब हम फिजिकली मिलेंगे तो हम दोबारा से ये चीज़ें एक दफ़ा रिवाइज कर लेंगे प्रैक्टिकल के साथ। ठीक है, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल में जो है बेसिकली आपको केस स्टडीज आनी है, जो आपका केस स्टडी होगी, आपको सिचुएशन सिनेरियो दे दिया जाएगा पेशेंट का, उसकी आपको फाइंडिंग्स दे दी जाएंगी और आपने उसको इवेलुएट करना होगा और उसका सॉल्यूशन उसको बताना होगा। ठीक है ना, तो उसमें आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए क्या लैब वैल्यू किस चीज को इंडिकेट कर रही है, क्या लैब वैल्यू किस प्रॉब्लम के लिए हमें चाहिए, कि अगर ये पेशेंट है तो हमें उसे कौन कौन से रिक्वायर्ड है टेस्ट, कौन सी लैब वैल्यूज हमें चाहिए। ठीक है, ताकि हम उसकी जो है वो असेसमेंट कर सकें। असेसमेंट में मैंने अभी आपको बताया, मैं दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ चीजें। असेसमेंट में हमने क्या करना है, एंथ्रोपोमेट्रिक, बायोकेमिकल, क्लिनिकल साइंस और डाइटरी असेसमेंट, इन 4 टूल्स के थ्रू हम पेशेंट की असेसमेंट करते हैं। तो एंथ्रोपोमेट्रिक हमने अपने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, हाइट, वेट, वेस्ट टू हिप रेशो, हेड सर्कमफेरेंस और आपकी जो है वेस्ट रेशो, ये सारी चीजें हमने आपकी फाइंड आउट करना आपको सिखा दी थी, ताकि हम पेशेंट की स्केल आउट कर सकें कि क्या बीएमआई और आइडियल बॉडी वेट। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो उसकी आनी थी एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स में। अब बायोकेमिकल में सबसे पहले क्या था, बायोकेमिकल में सीबीसी हमने डिस्कस किया, कंप्लीट ब्लड काउंट, उसके बाद हमने इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। ठीक है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम और उनकी सिग्निफिकेंस बताई थी, किन किन चीजों के लिए प्रॉब्लम्स में जो है वो आपको सोडियम
पोटेशियम लेवल्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यूरिन की। तो यूरिन टेस्ट बेसिकली हमें कब रिक्वायर होता है? जब हमने देखना हो कि एक्सेस मॉलिक्यूल्स किसी चीज के आपके यूरिन में तो नहीं है, और कोई यूरिन इन्फेक्शन हो, किसी किस्म का किडनी इन्फेक्शन हो, तो इन सिचुएशंस में जो है हम वो यूरिन टेस्ट करते हैं। तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी किस चीज को इंडिकेट करती है? Can be used to test and monitor the concentrating and diluting abilities of kidney, low in those with diabetes and high in those with vomiting, diarrhea, sweating, fever, insufficiency, hepatic disease and heart failure. ठीक है? और pH value acidic in those with a high protein diet or acidosis, uncontrolled diabetes mellitus, starvation during administration of some drugs, and in associated with uric acid, cysteine, and calcium oxalate kidney stones, alkaline and individual consuming diets rich in vegetable or dairy products, and used in those which in urinary tract infection after meals with some drugs. ठीक है? तो किस किस सिचुएशन में हमें पीएच वैल्यू जो है वो एसिडिक होती है? जब पेशेंट डायबिटिक हो, स्टार्वेशन मोड पे हो, ठीक है, तो क्या होती है पीएच वैल्यू एसिडिक। एसिडिक का मतलब क्या है? 0 to 6 के दरमियान में। जब एक्सट्रीम एसिडिक होता है तो क्या होता है लेवल? 7 से ऊपर होता है या 7 से नीचे होता है? मैम बिलो 7 होता है। हाँ, एक्सट्रीम एसिडिक होता है 0, 1, 2, 3, और एक्सट्रीम अल्कलाइन होता है 8, 9, 10, 11, ठीक है, और नॉर्मल क्या होता है? 7 होता है। तो जब आपकी पीएच वैल्यू अगर 7 के क्लोज टू है यूरिन में, तो इट्स मीन कि आपकी यूरिन जो है पीएच वैल्यू नॉर्मल है। और अगर एसिडिक साइड पे है तो इट्स मीन आपका बॉडी इन्वायरमेंट एसिडिक साइड पे है। और अगर अल्कलाइन साइड पे जा रही है आपकी पीएच वैल्यू, तो बॉडी की अल्कलैनिटी को शो करेगी। और अल्कलैनिटी कब ज्यादा हो सकती है? जब कोई स्टोन्स हो बॉडी के अंदर, कोई कैल्शियम स्टोन्स, कोई फॉस्फेट स्टोन्स, या आपका अल्कलाइन प्रोडक्ट्स यानी डेयरी और वेजिटेबल का इंटेक बहुत ज्यादा हो डाइट में, उसकी वजह से भी आप की अल्कलैनिटी ज्यादा हो सकती है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आप बहुत ज्यादा ले रहे हो तो उसकी वजह से भी जो है आपकी अल्कलैनिटी बहुत ज्यादा हो सकती है। तो इन सिचुएशन में जो है वो आपकी अल्कलैनिटी ज्यादा होती है। और एसिडिटी कब होती है? जब आपकी डायबिटिक का क्यों कहा गया है? डायबिटिक में एसिडिक लेवल क्यों होता है? क्योंकि इसमें एसिडोसिस हो जाता है इससे। हाँ, एसिडोसिस हो जाता है, कीटोन्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो एसिडिक लेवल हो जाता है। अब प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन क्या शो करता है? यूरिन में जब प्रोटीन होती है तो सिर्फ कहते हैं प्रोटीन यूरिया इन दोज विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, हार्ट फेलियर, रीनल डिजीज, प्रीक्लैम्शिया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है, इन सब प्रॉब्लम्स के अंदर जो है वो प्रोटीन जो है आपके यूरिन में आती है। तो ये सारे सिग्निफिकेंस है इसके प्रोटीन के। अब ग्लूकोज का क्या है? पॉजिटिव इन दोज विद डायबिटिक, ठीक है, और कीटोन्स डायबिटिक पेशेंट में होते हैं पॉजिटिव, एनोरेक्सिया में होते हैं, जीआई डिस्टर्बेंस में होते हैं, वॉमिटिंग में होते हैं, कैशिया में होते हैं, और अगर आप फास्टिंग और स्टार्विंग मोड में तब होते हैं। तो ये चीजें जो है वो इंडिकेट कर रही हैं कि कब कब ये लेवल्स जो है वो आपके यूरिन में हाई होते हैं। और ब्लड सेल्स जब अगर प्रेजेंट आते हैं आपकी यूरिन की रिपोर्ट में, तो वो क्या इंडिकेट करते हैं? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को, ट्रॉमा को, कि बॉडी के अंदर कोई चीज किसी चीज का ट्रॉमा हुआ, यानी कोई ऑर्गन के अंदर कोई ब्लड है जिसकी वजह से आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है, ठीक है, और हीमोलिटिक एनीमिया को शो करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं वो ब्लड सेल्स यूरिन में प्रेजेंट होने की सिग्निफिकेंस होती है। बिलिरुबिन, लिवर डिजीज,
गॉल स्टोन्स वाले पेशेंट के अंदर, ठीक है। और नाइट्रेट्स जो हैं वो बैक्टीरिया, यानी अगर आपके यूरिया में बैक्टीरिया हो तो उनमें जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया, ये अब यूरिन की हमने कर ली। अब इसके बाद असेसमेंट ऑफ हाइड्रेशन स्टेटस, ठीक है। हाइड्रेशन स्टेटस में क्या चीजें आती हैं कि पेशेंट ओवर हाइड्रेशन तो नहीं है या अंडर हाइड्रेटेड तो नहीं है। दो सिचुएशन होती है ना, या फ्लूइड ओवरलोड हो या डिहाइड्रेशन हो। तो इनका स्टेटस कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? Disorders of fluid balance include dehydration and overhydration. Dehydration is a state of negative fluid balance caused by decreased intake, increased losses. कि हम fluid का intake कम ले रहे हैं और जो fluid का loss हो रहा है body से वो ज्यादा हो रहा है, और जिसकी वजह से dehydration हो जाती है। और ओवरहाइड्रेशन और एडिमा यानी किसी बॉडी के पार्ट में स्वेलिंग होना, जैसे आपने देखा होगा कि समटाइम्स जो बेड बाउंड पेशेंट होते हैं उनके हाथ पांव स्वेल किए हुए होते हैं बहुत अरसा के लिए, अगर वो बेड बाउंड हो। या कुछ लोगों के एब्डोमिनल जो आपका बेली होता है वो कुछ डिफरेंट तरीके से स्वेल किया होता है, उसके अंदर वाटर होता है। अगर आप उसको टैप करके देखो, फिंगर को प्रेस करो तो आपको फील होता है कि अंदर देयर इज सम फ्लूइड इनसाइड, तो उसको एडिमा कहते हैं। occurs when there is an increase in the extracellular fluid volume, the fluid shifts from the extracellular compartment to the intestinal fluid compartment. Overhydration is caused by increase in capillary hydrostatic pressure. और लेबोरेटरी टेस्ट में हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, क्या चीजें इंडिकेट करती हैं? उस दिन भी हमने पढ़ा था फ्लूइड को। सीरम सोडियम लेवल, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये चीजें जो हैं आपकी हाइड्रेशन लेवल को इंडिकेट करती हैं। अगर सोडियम लेवल ज्यादा होगा तो बॉडी में वाटर ज्यादा होगा या कम होगा? मैम ज्यादा होगा। क्यों? मैम वाटर रिटेंशन की वजह से सोडियम के साथ आएगा। सोडियम होल्ड करता है ना मॉलिक्यूल्स को, वाटर मॉलिक्यूल्स को, तो जितना सोडियम बॉडी में ज्यादा होगा उतना वाटर हाइड्रेशन लेवल भी ज्यादा होगा। तो इसीलिए जो हमारे हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं उसमें हम सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन कहते हैं ना, सोडियम लेवल कहते हैं कम करें। क्यों? जब हम सोडियम सॉल्ट इनटेक कम करते हैं तो जितना सॉल्ट इनटेक कम करेंगे बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम प्रेशर जो है वो कम पड़ेगा, और जितना प्रेशर कम होगा उतना आपका हार्ट प्रेशर भी जो है वो बैलेंस होगा। ठीक हो गया, हाइड्रेशन की बात होगी। अब है असेसमेंट फॉर प्रोटीन कैलोरी मैलन्यूट्रिशन। अच्छा, अब प्रोटीन कैलोरी मैलन्यूट्रिशन बेसिकली जब हम किसी चीज पेशेंट की मैलन्यूट्रिशन या हम उसकी किसी भी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले उसकी क्या चीज जो है वो डिप्लीट होती है? मसल मास। जी मैम। ठीक है। इन एनी केस ऑफ ट्रॉमा और इलनेस बॉडी नीड रैपिड डिटरमिन रिक्वायरमेंट फॉर न्यूट्रिशन इंटरवेंशन। तो बॉडी को फौरी तौर पर न्यूट्रिशन इंटरवेंशन चाहिए होती है। तो वो ये तो नहीं वेट करती ना कि बाहर से कोई चीज आए और उसको ट्रीट करे, पहले तो बॉडी इटसेल्फ अपने अंदर फाइट कर रही होती है और ट्रीट करने की कोशिश करती है प्रॉब्लम को। तो इस सिचुएशन में बॉडी के अंदर कुछ काइंड ऑफ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसको कहते हैं साइटोकाइंस। ठीक है, वो क्या करते हैं? दे रीओरिएंट द specific hepatic synthesis of plasma protein and increase the breakdown। यहाँ पे मैं यहाँ से रीड कर रही specific hepatic synthesis of plasma protein and increase the breakdown of muscle protein to meet the demand for protein and energy during the inflammatory
रिस्पॉन्स, जब कोई इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, ट्रॉमा होता है, तो साइटोकाइंस जो हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन्स को इंक्रीज करते हैं कि मसल प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन की सिंथेसाइज करते हैं और मसल प्रोटीन को जो है वो यूज करना शुरू कर देते हैं। The acute phase protein regulate inflammatory mediator levels during inflammation in response to demand and osponize bacteria, foreign organism, particles and other cells, making them more अच्छा, इसके अंदर दो चीजें हैं, नेगेटिव एक्यूट फेस रिस्पोंडेंट एंड पॉजिटिव एक्यूट फेस रिस्पोंडेंट। Negative acute phase proteins that are designated such as albumin, transferrin, prealbumin, transferrin and retinol binding protein decrease during the acute phase response। यानी कि जब थोड़ी सी भी इन्फ्लेमेशन या कोई स्ट्रेस फैक्टर आता है एक्यूट फेज में, तो ये चीजें जो है वो इंडिकेट करती हैं, इसको कहते हैं नेगेटिव एक्यूट फेज रिस्पोंडेंट। तो ये चीजें जो एल्ब्यूमिन है, ट्रांसफेरिन है, ये चीजें रिप्लेस होना शुरू हो जाती हैं। और पॉजिटिव एक्यूट फेज रिस्पोंडेंट्स हैं सीक्रिएटिव प्रोटीन, एंटीट्रिप्सिन, हिपैटोग्लोबिन्स। इनकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमने, हमने सिर्फ इनका डिफरेंस पॉइंट याद रखना है कि जो है नेगेटिव एक्यूट फेज क्या है और पॉजिटिव एक्यूट फेज क्या है और इसमें कौन कौन से टेस्ट आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये कुछ 1 2 3 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको हम कर लेते हैं। ये बता रहे हैं द डिक्रीज इन द प्लाज्मा लेवल ऑफ एल्ब्यूमिन and in the level of other negative acute phase proteins that occur during the acute phase is caused by, जो इनमें चेंजेस आ रहे होते हैं एक्यूट फेज प्रोटीन के अंदर, ये किस वजह से हो रहे होते हैं? डाउन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड ट्रांसलेशन, इंक्रीज इन कैटाबॉलिज्म, ट्रांसपोर्ट टू एक्स्ट्रावेस्कुलर पूल्स, probable reduction in synthesis caused by decreased levels of dietary essential amino acids and the shift of albumin। यानी ये रीजंस हैं 4 जिनकी वजह से जो है वो चेंजेस आ रहे होते हैं एक्यूट फेज, नेगेटिव एक्यूट फेज रिस्पोंडेंट्स के अंदर। सिर्फ ये 4 रीजंस आप लोगों ने फाइंड आउट याद रखने, और इसके अलावा आपने इनका डिफरेंस याद रखना है। नाइट्रोजन बैलेंस के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है, वो इधर 15.3 बॉक्स में लिखा है, ये फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए यहाँ से। ठीक है, व्हाट इज नाइट्रोजन बैलेंस इज इक्वल टू नाइट्रोजन इनटेक माइनस नाइट्रोजन लॉस। और नाइट्रोजन इनटेक को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जितना आपका प्रोटीन इनटेक होता है उसमें से उसको आप डिवाइड कर देते हैं 6.25 ग्राम में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने 50 ग्राम इनटेक लिया है पूरे दिन में प्रोटीन का, तो 50 ग्राम डिवाइडेड बाय 6.25 ग्राम, तो उसमें से आपका नाइट्रोजन इनटेक निकल आएगा। ठीक है, उस नाइट्रोजन इनटेक को आपने माइनस करना है नाइट्रोजन लॉसेस में से। और नाइट्रोजन लॉस क्या है? यूरेनरी यूरिया नाइट्रोजन, यानी कि जो यूरिन के थ्रू इसके लिए आपको 24 आवर का यूरिन कलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, यूयूएन निकालने के लिए। और जो 24 आवर में आपका नाइट्रोजन लॉस होगा थ्रू यूरिन, वो आप लिखोगे, प्लस नॉन यूरिया नाइट्रोजन 1 to 2 ग्राम लेते हैं, फीकल नाइट्रोजन 1 to 2 ग्राम लेते हैं, और एनी लॉस फ्रॉम स्किन यानी स्वेटिंग के थ्रू जो आपको नाइट्रोजन आपका लॉस हो रहा होता है स्किन के थ्रू, उसको हम 1 ग्राम तक लेते हैं। ये सारी वैल्यूज डाल के नाइट्रोजन कैलकुलेशन निकालते हैं, लेकिन बेसिकली हम इसको इतना आम रूटीन में यूज नहीं करते हैं, तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जो है वो ये फॉर्मूला यूज होता है। अच्छा, अब 1 by 1 हमने
अपने जो सारे आपके मार्कर्स हैं प्रोटीन के लिए, प्रोटीन स्टेटस के लिए, उनको डिस्कस करना है, जिसके अंदर एल्बुमिन, प्री एल्बुमिन प्रोटीन स्टेटस में आते हैं. So protein status is your biochemical assessment of protein status has been typically approached from the perspective of two compartments, somatic protein and visceral protein. Somatic protein is found within the skeletal muscle, whereas the visceral protein can be regulated as a consisting of protein within the organ and viscera of the body, liver, pancreas, heart, यानी organs के अंदर भी और उसके जो और अंदर की प्रोटीन है उसकी बात करें, जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, सीरम प्रोटीन्स एज वेल. अब आपने जितने भी ये आपके लैब वैल्यूज हैं इंपॉर्टेंट, इनकी आपको रेंज जरूर याद होनी चाहिए और इनकी सिग्निफिकेंस याद होनी चाहिए कि कौन सा टेस्ट किस पर्पस के लिए करना जरूरी है. ठीक है. Creatinine क्या है? A biochemical test sometimes used for estimating body muscle mass in 24-hour urinary creatinine excretion. ठीक है. तो यूरिया क्रेटिनिन टेस्ट हम किस सिचुएशन में करते हैं? बेसिकली कौन सी प्रॉब्लम में करते हैं? किडनी प्रॉब्लम्स में करते हैं. ठीक है. और उसमें जो है हमें क्रेटिनिन लेवल क्या शो करता है? 24 आवर का यूरिनरी क्रेटिनिन एक्सक्रीशन शो करता है कि बॉडी से कितना जो है क्रेटिनिन आउट हुआ थ्रू किडनी. और अगर एक्सेस क्रेटिनिन जो है वो आपका आउट हो रहा है, इट्स मीन अभी किडनी प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है. अगर लेवल्स क्रेटिनिन के हाई है तो इट्स मीन देयर इज अ किडनी रिलेटेड इश्यू. सो estimate lean body mass 24 आवर में इसकी एक्सक्रीशन को शो करती है. ठीक है. नाइट्रोजन बैलेंस की हमने बात कर ली. are used for primarily in research studies to estimate the balance between exogenous nitrogen intake और removal of nitrogen containing compound. ठीक है. जो आपने नाइट्रोजन ओरली, एंट्रली और पैरेंट्रली लिया है और उसका इनटेक माइनस एक्सक्रीशन जो आपकी बॉडी से आपने किया है थ्रू यूरिन, थ्रू फीकल, थ्रू वूंड और एनी स्वेटिंग. तो इनके बैलेंस को जो है वो देखते हैं इसमें हम. और पॉजिटिव नाइट्रोजन कब देखा जाता है? Positive nitrogen balance occur when nitrogen intake exceeds nitrogen loss and is seen in period of anabolism such as childhood, recovery from trauma. तो नेगेटिव होता है जब कोई स्ट्रेस या ट्रॉमा हो, और पॉजिटिव किस में होता है कि जब आपका इनटेक ज्यादा हो नाइट्रोजन का, यानी अर्ली चाइल्डहुड या चाइल्ड्स के अंदर जो एनाबॉलिज्म प्रोसेस होता है स्पीडी हो रहा होता है, तो उनमें जो है पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस देखा जाता है. A negative balance occurs when nitrogen loss exceeds nitrogen intake and can result from insufficient protein intake, catabolism state, for example sepsis, trauma, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, and excessive protein loss. इस सूरत में जो है वो नाइट्रोजन बैलेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है. अब सीरम प्रोटीन में मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या आ रहा है? एल्बुमिन. तो एल्बुमिन की हाफ लाइफ, इन सब की आपने हाफ लाइफ याद रखनी है. ठीक है. So albumin is synthesized by the liver at a rate of 8 to 14 days and account for approximately 60% of total serum proteins. The major purpose of the albumin is to maintain colloidal osmotic pressure. ठीक है. When serum albumin levels decrease, the water in the plasma moves to intestinal compartments leading to edema.
अच्छा, मैंने आपको बताया अभी पहले भी एडिमा का। तो अगर आपकी बॉडी में एल्बुमिन लेवल्स जो हैं वो कम होंगे तो बॉडी के अंदर एडिमा होगा। तो ये एक इंडिकेटर होगा। अगर आपका पेशेंट किसी को एडिमिक है तो आप उसके फौरन से एल्बुमिन लेवल चेक करो कि इधर उसके एल्बुमिन लेवल नॉर्मल रेंज में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं।